नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं से संवाद किया और सफलता के मंत्र दिए। रिपोर्ट देखिए। युवा शक्ति से सीएम मनोहर लाल ने संवाद किया और कहा कि 2030 तक राज्य के हर युवा को हुनरमंद बनाना है। सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि कई कार्यक्रम जो पीएम मोदी ने दिए हैं जिसका फायदा युवाओं को मिल रहा है। डिजिटल इंडिया के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे फायदा हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल युवा शक्ति से संवाद करते हुए उन्हें जीत का मंत्र देते हुए भी नजर आए। हर बार की तरह मुख्यमंत्री मनोहर लाल संवाद करते हैं। हर शक्ति से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद किया है। इससे पहले नारी शक्ति से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद किया था और आज युवाओं से संवाद उन्होंने किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान आश्वस्त किया कि युवाओं के साथ सरकार हमेशा खड़ी है। जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसका फायदा आम जनता और युवा को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि करीब 65% भारत में युवा शक्ति है। अभी हमारा देश विकसित देशों में नहीं है, लेकिन जल्द ही हम आने वाले समय में विकसित देशों में शामिल हो जाएंगे। विकसित देशों में पहुंचने की कोशिश जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान डिजिटल होने के फायदे भी बताए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि समाज का हर वर्ग अपनी भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनसे ये उम्मीद भी की है कि समाज का हर वर्ग अपनी भूमिका आगे भी निभाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर इस तरह से संवाद करते रहते हैं और सौगात भी देते हैं। सफलता के मंत्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान दिए। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हरियाणा की युवा पीढ़ी से मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं और समय आने पर आपसे भी कुछ सुझाव अवश्य लूंगा। जैसा हम जानते हैं, अपना देश युवा शक्ति का एक देश है। हमारे यहाँ डेमोग्राफिक रचना में ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया की सबसे ज्यादा युवा शक्ति ये अपने देश में है, लगभग 65%। अब युवाओं से बहुत बड़ी अपेक्षा देश के प्रधानमंत्री जी ने भी की है। प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि हम दुनिया में अपने देश को लेकर आगे कैसे बढ़ें। दुनिया के अंदर देशों की अलग अलग श्रेणियां, उसमें एक श्रेणी है विकासशील देश, दूसरा है विकसित देश। अभी तक हम विकासशील देशों की श्रेणी में ही आते हैं, अभी तक हमारा नंबर जो है विकसित देशों में नहीं आया है। बहुत जल्दी हम विकसित देशों में कैसे पहुंच सकें, इसकी योजना समाज के हर वर्ग के सामने और प्रधानमंत्री जी ने रखी है। विशेष तौर पर युवाओं से बहुत बड़ी अपेक्षा की गई है कि हमारे देश का युवा बहुत ही संघर्षशील है, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत परिश्रमी है और अगर उसको आह्वान किया जाए तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ सकता है। सामाजिक परिवर्तन लाने में और समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डालने की अपार क्षमता हमारा जो युवा कार्यबल वो ये रखता है। देश के अंदर युवाओं को एक नई ताकत देने के लिए, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कई नए नए कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अनेक कार्यक्रम ये देश को दिए हैं। और इस बात की प्रसन्नता भी है कि बड़ी संख्या में हमारे युवक इन चीजों का लाभ जो है स्वरोजगार के नाते से और वो उठा रहे हैं। देश को डिजिटली दक्ष बनाने में और अपना कारोबार भी शुरू करने में एक डिजिटल इंडिया के नाते से बहुत बड़े कार्यक्रम ये किए जा रहे हैं। बड़े उत्साह का संचार हमारे यहाँ युवाओं में ये हुआ है। देश में आगामी 25 साल के अंदर जब आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे तो इस 25 साल के कार्यकाल को अमृत काल इस नाम से देश ने यानी प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है। इस अमृत काल में हमारे समाज का हर वर्ग
अपनी अपनी भूमिका निभाए, अपना दायित्व निभाए, तो निश्चित रूप से 2047 तक यह देश विकसित देशों की श्रेणी में और ये आ जाएगा। स्पष्ट एक वर्गीकरण किया गया है समाज का, कि समाज में जैसा हम जानते हैं कि जाति प्रथा बहुत अपने आप प्रचलित है, लेकिन उस जाति प्रथा के कारण से समाज को लाभ कम, हानि ज्यादा होती है। अब आखिर जातियां ये समय समय पर अपना अपना स्वरूप लेती हैं, और एक प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम भी अगर मानो समाज में जातियों के नाम से पुकारने लगे तो हमारे सामने भी 4 जातियां उभर करके आती हैं। उसमें एक है युवा वर्ग, दूसरा है महिला वर्ग, तीसरा है हमारे देश का गरीब समाज, और चौथा है किसान वर्ग। तो ऐसे 4 जो है स्तंभ, और ये देश के अंदर इस प्रकार से काम करने की आवश्यकता ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो जैसा हम युवा वर्ग से संबंध रखते हैं, तो युवाओं को अपनी शिक्षा का किस प्रकार से उसको लेकर के वो आगे बढ़े, और न केवल शिक्षा बल्कि उसके साथ साथ संस्कार, उसके साथ साथ विचार, उसके साथ साथ हुनर, ये भी युवाओं का ये आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम विकसित भारत का जो सपना है इसको पूरा कर पाएंगे। तो आज युवाओं को जो ऐसी शिक्षा दे जाने के लिए देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका भी और प्रचलन यानी उसका प्रारंभ कर दिया गया है। देश में तो 2030 तक लागू करने की बात कही गई है, लेकिन हरियाणा में हमने संकल्प लिया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आने वाले 2 वर्षों के अंदर अर्थात 2025 के अंत तक इसको हम पूरा लागू कर देंगे। इसके नाते से जितने हमने यहाँ काम किए हैं उसके अंदर यानी शिक्षा स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक KG to PG जिसका नाम दिया है, शिक्षा का एक स्वरूप खड़ा किया जाए, जिसमें स्कूलों में NSQF, कॉलेज में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर, और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU ये भी किए गए हैं, ताकि कोई भी युवा जिस भी दिशा में आगे बढ़ना चाहता है अपनी दिशा को तय करके और आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने यहाँ देश के अंदर जो सतत विकास लक्ष्य रखे हैं, जो जिनको हम SDG तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसका नाम दिया है, तो ये प्राप्त करने के लिए हमने 2030 तक का प्रारूप हरियाणा के अंदर तय किया है। उसके लिए अलग से हमारे यहाँ टीम लगी है कि ऐसे सब सस्टेनेबल गोल्स को प्राप्त करने के लिए हरियाणा में और हम आगे बढ़ें। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से अब आम जनता को तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। ये एक खुशी की बात है आम जनता के लिए, और ये सुख भी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई-फर्द पोर्टल 6 महीने पहले लॉन्च किया है। इसका फायदा आम जनता भली बातें उठा रही है। हरियाणा में अब लोगों को जमीन के मालिकाना हक से जुड़े कागजातों के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्द के लिए शुरू किया गया पोर्टल आम जन को बेहद पसंद आ रहा है। पिछले 4 महीने में 10,000 लोगों ने ई फर्द डाउनलोड किया है। अब ये संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। इससे तहसील कार्यालयों में बिचौलियों के खेल पर भी अंकुश लगा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई फर्द को लेकर जानकारी भी दी थी और इसके उपयोग भी बताए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद में बताया था कि जल्द ही पारिवारिक जमीनों के झगड़ों से निपटने के लिए साझी खेवट की तकसीम हेतु नया कानून बनाया जाएगा। इससे लंबे समय तक चलने वाले जमीनी झगड़ों से निजात मिलेगी, जिस पर काम चल रहा है। और ई फर्द यानी जो फर्द निकालने की उनकी जरूरत रहती है, कभी कभी वो फर्द उन्होंने पिछले समय में लगभग 4 महीनों में हस्ताक्षर वाली जमाबंदी उसकी फर्द की नकल निकाली है। मैं आपको ये ध्यान कराना चाहता हूं कि हमने ठीक 2014 में जब शासन संभाला तो उस समय ये बात कही थी कि हम सुशासन अर्थात गुड गवर्नेंस इस नाते से अपने शासन को आगे बढ़ाएंगे।
ताकि लोगों को आने वाली जो कठिनाइयां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो कैसे बंद हों। और उसमें बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए काम करने की आवश्यकता थी। उसमें बड़ा वर्ग हरियाणा के अंदर, जैसा हम जानते हैं कि वो किसान वर्ग है। किसानों को भी बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी कठिनाइयाँ अपने सरकारी कामकाज में ये आती थी। उसमें हमने कई कार्यक्रम शुरू किए, जिसके अंदर मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये हमने शुरू किया। उसमें मंडियों से सीधी पेमेंट करने के लिए हमने ई गिरदावरी और ई पेमेंट, अर्थात अपने आप पेमेंट हो, गिरदावरी भी जो है वो हमारी डिजिटल तरीके से, कंप्यूटर के तरीके से हो। और उसी का एक कार्यक्रम हमने चलाया, ई फर्द, अर्थात फर्द भी हमें अपने आप कंप्यूटर से ये मिलनी शुरू हो जाए। और ये फर्द का जो कार्यक्रम है हमने इस पिछले 25 दिसंबर 2022 को शुरू किया था, ताकि इससे पहले जो फर्द पर हम पटवारियों से साइन कराते थे और पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे, बहुत समय लगता था, बहुत पैसा भी उसमें लगता था, वो हमें कैसे सुविधाजनक अपने आप साइन की हुई फर्द ये हमें मिलनी शुरू हो जाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 4 महीने में लगभग 10,000 किसानों ने अपनी फर्द, अर्थात ज़मीन का अपना प्रमाण कि ये ज़मीन मेरी है, इस नाते से उन्होंने इसका उपयोग किया है। और जब ई फर्द निकालते हैं तो स्वाभाविक है उस ई फर्द का उपयोग हमें बहुत जगह पर होता है। हम अपनी ज़मीन के मालिक हैं, इसका एक डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है। हम उस ज़मीन के ऊपर अपना बैंक से लोन ले सकते हैं, बैंक भी उस हस्ताक्षरित ई फर्द को स्वीकार करने लगा है। इसी प्रकार अपनी ज़मीन की खरीद बेच करते समय भी ई फर्द हमारा एक प्रमाण होता है कि ये ज़मीन हमारी है, हम इसको कहीं भी आगे पीछे बेच सकते हैं। तो जो काम हमारा ई फर्द यानी फर्द पर साइन कराने के लिए महीनों महीने लग जाते थे, वो मिनटों में अब ये काम होना शुरू हुआ है। एक बहुत बड़ी लाभ हमको ये इसका हुआ है। और पहले बहुत खर्च होता था, अब तो खर्च के नाम से भी हमसे 100 रुपया तो एक फीस ली जाती है, और साथ में प्रति खेवट, पहले खेवट पर 10 रुपये और अगला उसके बाद हर खेवट के ऊपर 5 रुपये, मात्र इतनी सी फीस देनी पड़ती है, जो हमें ऑटोमेटिकली हमारी बैंक अकाउंट से ही कट जाती है। इसलिए सुविधाजनक तरीके से हमको ये सारे काम हो जाते हैं। जब कभी हम फर्द लेनी होती थी तो बीच में दलाल ये भी आते थे, जो इस काम को कराने के बदले में अपनी कमीशन भी लिया करते थे। ऐसे सब दलालों से भी हमने मुक्ति पाई, और इस प्रकार के जो काम हैं हमें घर बैठे सुविधा से हो गए हैं। मैं आज आप सबको, जिन्होंने 4 महीने में ये इस प्रकार की जो फर्द प्राप्त की है, उनको सबको बहुत बहुत बधाई और ये शुभकामना देता हूँ। हमें ध्यान में है कि हमारे पटवारी, हमारे तहसीलों में जितने दस्तावेज, ये कितनी अलमारियाँ भरी रहती थी। पटवारी के यहाँ पटवार खाना में जब जाते थे तो उसकी अलमारियाँ भरी रहती थी, क्योंकि ये पहले सब जो रिकॉर्ड होते थे ये रजिस्टर पर, कागज़ पर लिखे जाते थे। और कई बार तो जब कभी आवश्यकता होती थी, बहुत पहले हमको बता के आना पड़ता था कि हमको इस दस्तावेज की ज़रूरत है, और कई दिन के बाद ढूंढ करके वो पटवारी हमको निकाल के देता था। लेकिन इस समस्या का हल भी हमने जो डिजिटलाइज्ड हमारे रिकॉर्ड रूम हैं, उनमें हमने दस्तावेज को सबको ऑनलाइन किया, सबको स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद उन रजिस्टरों को और हमने विधिवत ढंग से इस प्रकार से रखा है, संजोया है कि एक क्लिक से कभी भी कहीं का भी दस्तावेज हमको मिल जाता है। महीनों की बहुत मेहनत के बाद हमारे विभागों ने लगभग 18.5 करोड़ दस्तावेज ये स्कैन किए, और स्कैन करके आज वो सारे दफ्तर जो कागजों से भरे रहते थे, अलमारियां भरी रहती थी, अब मात्र कंप्यूटर के अंदर वो सारा डाटा ये रख दिया गया है। इसका भी हमको बहुत लाभ हुआ है। और ये बात कभी कभी मुझे घटना याद आती है कि आखिर मैंने कब शुरू किया, क्यों शुरू किया। मुझे ध्यान है कि एक बार हाई कोर्ट का एक केस हुआ था, और हाई कोर्ट के केस में जमीन के कोई झगड़े का केस था। तो जो रिकॉर्ड कीपर था कचहरी का, अदालत यानी जो हमारे तहसील का, तो उस तहसील के रिकॉर्ड कीपर से एक दस्तावेज मांगा गया, और उसने बहुत समय लगाया, लेकिन उसको दस्तावेज मिला नहीं। और बार बार कोर्ट के कहने पर जब दस्तावेज नहीं मिला तो उस रिकॉर्ड कीपर को सजा हो गई। अब वो बेचारा सामान्य एक व्यक्ति, और उसको सालों की सजा हुई। अब हो सकता दोष उसका हो या किसी और का हो, लेकिन एक सामान्य बात पर उसको ये जो सजा हो गई, तो कोई उसका इतना बड़ा दोष नहीं था। तब ध्यान में आता है
कि आखिर ये बातें तो सब जगह पर इसी प्रकार से हैं। तो मैंने तुरंत हमारे जो जिला उपायुक्त कैथल के थे उनको कहा कि आप अपना जितना भी रिकॉर्ड है इसको सबको डिजिटलाइज कराओ, सबकी इसकी स्कैनिंग कराओ और एक अच्छा रिकॉर्ड रूम ये बनाओ ताकि ये समस्या आगे कभी ना आए। और कैथल में वो रिकॉर्ड रूम जब बना तो मैं स्वयं उसका उद्घाटन करके आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद हरियाणा के सभी जिलों को हमने कहा ये सारे रिकॉर्ड रूम हमारे इसी प्रकार से कंप्यूटराइज होने चाहिए, डिजिटलाइज होने चाहिए, ताकि कहीं भी इस प्रकार की आने वाली कठिनाई ये हमको आगे ना आए। तो आईटी का इस प्रकार का ये जो काम ये लगातार आगे बढ़ाते बढ़ाते अब हमने सभी तहसीलों में जितने भी हमारे दस्तावेज हैं उनको भी डिजिटलाइज कर दिया है। हमारे अपने जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड हैं वो सारे डिजिटलाइज हो गए हैं। और अब तो पहले रजिस्ट्री जो हम जा करके तहसीलदार के पास जाते थे, घंटों खड़े रहते थे, रजिस्ट्री होती थी, अब वो रजिस्ट्री ऑनलाइन होती है। हम सुबह जाएं, अपने जो भी दस्तावेज हैं उनको दे करके और तुरंत अपनी रजिस्ट्री करा करके ले आते हैं। अब इससे आगे भी बढ़ करके अगर कोई रजिस्ट्री हमको जिले में कहीं भी करानी होती है, पहले एक तहसील निश्चित होती थी कि हम इसी तहसील में जाकर रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो जिले की किसी भी तहसील में और उस जिले के किसी भी गांव की कहीं की भी जमीन की रजिस्ट्री ये हम करवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सुविधा ये हमको मिली है। हम इससे भी आगे बढ़ करके कई और प्रयत्न भी कर रहे हैं। हम तो यहाँ तक भी चाहते हैं कि न केवल जिले में बल्कि प्रदेश में कहीं की जमीन की रजिस्ट्री पूरे प्रदेश में कहीं भी हो सके, और न केवल तहसीलों में बल्कि अन्य प्रकार के जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें भी रजिस्ट्री हो सके। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। हम इस सुविधा की ओर, हम सुशासन के एक कदम और आगे बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि पोर्टल के शुरू होने के बाद जमीन की फर्द लेने के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। घर बैठे कुछ ही मिनटों में फर्द डाउनलोड किए जा सकते हैं। एक फर्द के लिए सर्विस चार्ज मात्र 100 रुपए है। पहले खाते के लिए 10 रुपए और उसके बाद प्रत्येक खाते के लिए 5 रुपए की फीस निश्चित की गई है। पोर्टल द्वारा निकाली गई ये फर्द डिजिटल हस्ताक्षर युक्त और न्यायालय में भी मान्य होते हैं। पोर्टल शुरू होने के बाद तहसील कार्यालय में वर्कलोड में भी कमी आई है। सीएम ने कहा कि लाल डोरा मुक्त करने की हमारी योजना को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया है। पहले गांव में लाल डोरा के भीतर रजिस्ट्री नहीं होती थी, इससे काफी झगड़े होते थे, जिसे भी खत्म कर दिया गया है। आपको ध्यान में होगा कि पिछले दिनों में हमने गाँव में जो गाँव लाल डोरा से चिन्हित थे, लाल डोरा के दायरे के अंदर किसी के मकान की, किसी उसकी जायदाद की कोई रजिस्ट्री होती नहीं थी। वो सब अंग्रेजों के टाइम से इस प्रकार का ये मामला चला आ रहा था। जब हमें लगा कि इससे भी कोई निजात पानी चाहिए तो लाल डोरा नाम की चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया और उस सब की जो प्रॉपर्टी है उनको चिन्हित करके, उनको रेखांकित करके, उनका एक प्रकार से पंचायतों के माध्यम से, ग्राम सभाओं के माध्यम से उनको चिन्हित किया कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है। और हमने उस सब प्रॉपर्टीज का या तो प्रॉपर्टी कार्ड दे दिए हैं या रजिस्ट्री करवा दी हैं। अब धीरे धीरे जहाँ प्रॉपर्टी कार्ड दिए हैं उनकी भी सबकी रजिस्ट्रेशन कराना, इसको भी मानते हैं, इसको भी अनिवार्य करेंगे ताकि उस प्रॉपर्टी के मालिक हम बन सकें। उस प्रॉपर्टी को बेचते समय में कठिनाई ना आए। उस प्रॉपर्टी के बदले में हम कोई ऋण लेना चाहते हैं बैंक से तो आसानी से ऋण लिया जा सके। तो ये भी एक मालिकाना हक जब हमको मिलेगा अपने उस प्लॉट के मालिकाना हक की रजिस्ट्री को लेकर के, हमारा माथा भी ऊंचा होगा, हमारा सीना चौड़ा होगा कि आखिर हम एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं। इससे पहले कभी भी हम कह नहीं सकते थे। झगड़े होते थे, भाई भाई में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा, और कहीं जमीन किसकी कितनी है, उसकी रेखांकन सीमाएं क्या है, उसके सीमांकन का पता नहीं लगता था। तो इन सब झमेलों से और स्वामित्व की ये योजना जो हमने हरियाणा में शुरू की थी 26 जनवरी और 2019 को हमने ये जो सेवा शुरू की थी, मुझे खुशी है बताते हुए कि इस चीज़ को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से भी लागू किया है। तो ऐसे बहुत जो पहल हम करते हैं उसको बाकी जगह भी लागू किया जाता है। हमने किसानों के लिए जैसा मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसके माध्यम से हमारी कितनी खेती होती है उसको हम रजिस्टर करते हैं। उसी में बाद में फिर जब खरीदी जाती है हमारी फसल तो मंडी में जाकर के उसी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से हम फसल अपनी आसानी से बेच सकते हैं। हमारा पैसा सीधा जो है बैंकों में हमारे खाते में चला जाता है, और जो पैसा हमारे खातों में सीधा जाता है हम वास्तव में उसका अपने मन से उपयोग कर सकते हैं। जबकि इससे पहले ये पैसा सब आड़तियों के माध्यम से मिलता था।
वो भी बहुत परेशानी से हमको पैसा वापस मिलता है। और हाँ, यदि कभी कभी प्रकृति की मार से कोई हानि होती है, नुकसान होता है, ओला पड़ता है, बारिश होती है, तो उसकी जो क्षति होती है, उस क्षति के बदले में हमको मुआवजा मिले, इसमें भी बहुत झंझट होते थे। अब हमने उसके लिए भी एक नया पोर्टल बनाया है, क्षतिपूर्ति पोर्टल। अब ये क्षतिपूर्ति पोर्टल, जब भी कोई किसान की हानि होती है, उसको कोई नुकसान होता है, तो उसको कहा जाता है कि 72 घंटे के अंदर अंदर वो उसकी एंट्री करे। बाद में फिर वहाँ के पटवारी, वहाँ के तहसीलदार, वहाँ के एसडीएम, वहाँ के डीसी, वो उसको सबको जांचते हैं और उस जांच में जो त्रुटियां हैं उसको ठीक करते हैं और फिर हमें निश्चित एक समय के बाद उसका जो मुआवजा है ये तुरंत मिलता है। तो मित्रों, ये सारे काम हमने आपकी सुविधा के लिए किए हैं और हो सकता है इस सुविधा को प्राप्त करने में कभी कभी हमको कठिनाई भी आती हो, क्योंकि नए प्रोग्राम हैं। नए प्रोग्राम में कभी कभी उस प्रोग्राम को खोलने में, उसमें आंकड़े भरने में, उसमें सारे अपना विवरण भरने में कुछ देरी भी हो सकती है। कभी कभी हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम होने के नाते से इंटरनेट बंद हो सकता है, कभी हमारा पोर्टल बंद भी हो सकता है। लेकिन ये प्रारंभिक कठिनाइयां हैं और ये प्रारंभिक कठिनाइयां बहुत जल्दी हम इन सबको दूर करेंगे और बहुत जल्दी आपको ये सारे सिस्टम, इसके लाभ निश्चित रूप से सामने आएंगे, तो आपको प्रसन्नता होगी। हाँ, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि आयु के ऊपर भी निर्भर करता है या हमारा इस इंटरनेट की विद्या से कितनी हमारी जानकारियां हैं उस पर भी निर्भर करता है। हम अपने परिवार के किसी एक सदस्य को इस प्रकार की जो जानकारी, जो ज्ञान रखता है, उसकी सहायता से ये चीज़ें समय पर इसको हमको भरना चाहिए। अगर समय पर इसको भरेंगे तो निश्चित रूप से हमें कोई भी कठिनाई आगे भविष्य में ये नहीं आएगी। तो इस काम के लिए हम ज़रूर इसको हम करें और इसका जो भी लाभ है वो हम लगातार इसको उठाते रहें। हमने इस पोर्टल के माध्यम से ही, जैसा पता है आपको कि परिवार पहचान पत्र, इस नाम से भी एक डाटा तैयार किया है, ताकि हर परिवार का जो उसके सदस्य कितने हैं, वो सदस्य क्या काम कर रहे हैं, उन सदस्यों की आयु क्या है, उनको लाभ के नाते से कौन कौन सा लाभ लेने के लिए वो पात्र हैं, ये परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आई कार्ड ये भी हमने बनाए हैं। इस फैमिली आई कार्ड के माध्यम से हर गरीब परिवार को उसका चाहे राशन बनना हो या उसको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलना हो या उसकी ओल्ड एज पेंशन, बुजुर्ग हो गया तो ऑटोमेटिकली उसकी ओल्ड एज पेंशन बननी हो, हमें कई प्रकार के सर्टिफिकेट जिनकी ज़रूरत होती है वो भी ऑटोमेटिकली उसका जो सर्टिफिकेट बनाने का काम ये भी हमने शुरू कर दिया है। तो ऐसे कई लाभ इस पोर्टल के माध्यम से हमको हुए हैं और ये भी मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा कि बहुत लोग इन सुविधाओं को देख करके परेशान हो रहे हैं। उनकी परेशानी इसी बात से झलकती है कि वो कभी कभी आप जैसे भोले भाले लोगों को ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि हम इन पोर्टल को ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि पोर्टल से होने वाला लाभ वास्तव में आपको उस दिशा के अंदर एक अच्छा यानी खुशी देने वाला एक कार्यक्रम जो हमारे विपक्षी लोगों को शायद गंवार नहीं गुजर रहा। उनको लगता है कि ऐसे अच्छे शासन से, अच्छी सरकार के बनने से और हमारे जो लोग हैं इनको किस प्रकार से विपक्षी लोग वो भ्रमित करना चाहते हैं। मैं अपील करूंगा कि उनसे सबसे सावधान रहना है और हाँ, जो आपको कठिनाइयाँ आती हैं उनको हमको ज़रूर बताना है। मैं तो आज भी चाहूँगा कि अभी जब आपसे बातचीत होगी तो आप निश्चित रूप से हमें उन सारी चीज़ों का ध्यान कराएंगे, तो हम एक एक करके उसको ठीक करेंगे और इस अवसर पर आपको इस सफलता का बहुत बहुत मैं आपको शुभकामना देता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये कोशिश होती है कि योजनाओं के माध्यम से आम जनता को लाभ मिले, आम जनता की सहूलियत बढ़े। इसी आधार पर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये बताने की कोशिश करते हैं कि आम जनता सरकार के द्वारा बनाई गई योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं, जिससे आम जनता को ही फायदा हो रहा है। सीएम के संवाद से आम जनता इस योजना को भली भांति समझ भी जाती है और उसके उपयोग के फायदे भी जान जाती है। सीएम के संवाद से लोगों में काफी असर पड़ता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल फील्ड में जाकर जन संवाद भी करते हैं, लोगों की शिकायत को सुनते हैं और उसका निराकरण भी करते हैं, जिसका फायदा भी आम जनता में साफ नजर आ रहा है। तो चलिए फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।